और चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, पद्मावती की रियल स्टोरी। गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ के लिए कही गई इस बात में इसलिए इसको सही माना जाता है क्योंकि लोग जानते हैं चित्तौड़ की मिट्टी के एक एक कण में किसी ना किसी शौर्य की कहानी है, किसी ना किसी इंसान का खून बहा है जिसने इस गढ़ को बचाने के लिए आक्रमणकारियों से लगातार और सदियों तक लड़ाई जारी रही। यहाँ इस चित्तौड़गढ़ को मिटाने की बहुत कोशिशें लगातार की गई। हर बार इस गढ़ को हराने का एक सपना लेकर सुल्तानों ने कई बार हमले किए और लगातार हमले झेलता हुआ ये कई बार विजयों से भी जीता। एक खूबसूरत ये विजय स्तंभ महाराणा कुंभा की उस ताकत और उस बहादुरी को दिखाता है जो कि मेवाड़ को नष्ट करने वाले मालवा के सुल्तान को बुरी तरह हरा कर भेजने से आती है। मालवा के सुल्तान को हराया उस वक्त जबकि सुल्तान आसपास के लोगों की मदद लेकर भी इस मेवाड़ को लूटना और हराना चाहता था। लगभग 700 साल पुराना एक किस्सा हिंदुस्तान की कहानियों में एक सफ़र तय करता है। वो लोक कथाओं में है, वो लोक गीतों में है, वो स्वतंत्रता संग्राम के गीतों में है। लेकिन जैसे ही वो किस्सा बॉलीवुड पर आता है तो फिर विवादों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो पद्मावती को इतिहास में खोजने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पद्मावती से सिर्फ बड़ी ई की मात्रा हटाकर पद्मावत तक जोड़ देते हैं। यानी कहानी जायसी की और किस्सा उसके बहाने पद्मावती और अलाउद्दीन की कहानी का। इस सब के बीच में सब ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने अभी फिल्म का एक शॉट भी नहीं देखा। फिल्म जब पर्दे पर आएगी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद तब शायद पता चलेगा कि इसमें महारानी पद्मिनी की वो कहानी है जिसने सदियों से इस देश को लड़ने का एक हौसला दिया है। अलाउद्दीन खिलजी एक अपस्टार्ट था। वो अपने चचा की हत्या करके, चचा भी थे और उसके ससुर भी थे, उनकी हत्या करके, जिनका नाम जलालुद्दीन खिलजी था, 1296 में दिल्ली की गद्दी उसने ऑक्यूपाई की। और जितनी देर वो दिल्ली की गद्दी पर ऑक्यूपाइड रहा उसके बारे में बहुत सारे उसके चरित्र के बारे में आपत्तियां उठती रही। यहाँ तक कि उसने कहा जाता है कि दिल्ली के काजियों और मौलवियों को पैसे देकर उनका मुंह बंद भी करवाया। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी उस दौर में सुंदरता की प्रतीक थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में रानी पद्मावती की सुंदरता का जिस अंदाज में वर्णन किया है उसने रानी पद्मावती के सौंदर्य को अलग ही पहचान दी। रानी पद्मावती कहाँ की थी, इसको लेकर भी कई किस्से हैं। पद्मावत के मुताबिक पद्मावती राजपुताना की नहीं थी, वो सिंघलगढ़ या सिंघल द्वीप जो कि श्रीलंका का नाम है वहां से आती थी। पद्मावत में पद्मावती को राजा गंधर्व सेन की बेटी बताया जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं। इतिहासकार इस बात में एक मत नहीं कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार तो जिनमें बड़े समादृत हीरानंद ओझा हैं या के.एस. लाल है, वो इस घटना से इस यानी पद्मिनी वाली कथा से ही जो सहमत नहीं है। तो हालांकि अधिकतर लोग अब ये मानते हैं कि क्योंकि लोक प्रचलित ये बात रही है तो इसमें सत्यांश रहा होगा, पर उसका नाम पद्मिनी था, इसको लेके समकालीन कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि पद्मावती की सुंदरता की चर्चा उससे जुड़े किस्से ही थे जिसने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ पर हमले के लिए प्रेरित किया। इतिहास कभी कभी ऐसी खूबसूरत कहानियों की तरह सामने आता है कि आप उसको लेकर दंग रह जाते हैं। जिस कहानी को लेकर विवादों का सीरा यहाँ से शुरू होकर मुंबई तक पहुँचता है, मुंबई से फिर दिल्ली यानी पूरे देश में घूमता है, यानी रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की वो कहानी जिसमें कहा जाता है राणा रतन सिंह जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सौंदर्य के बारे में सुना तो उसने एक हमला किया यहाँ और लगातार 1 साल की घेराबंदी के बावजूद कोई सफलता मिलती न देख के उसने आखिरकार सिर्फ एक बार रानी पद्मिनी को देखने की इच्छा व्यक्त की। राणा रतन सिंह जो मेवाड़ की उस बहादुरी की परंपरा में थे जिन्होंने लगातार हमलों का सामना किया, जवाब दिया, मिटे, फिर से खड़े हुए, लेकिन एक लड़ाई को रोकने के लिए कोई आदमी ये भी बात समझौता
करने की बात होती है तो सोचा गया कि शायद एक झलक पानी के अंदर उनको दिखलाया जा सके। हालांकि हम कहानियों के बीच में विवादों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो दरवाज़ा कहा जाता है कि उस दरवाजे में कहा गया वहाँ खड़ी होंगी रानी पद्मिनी और इस तरफ एक दासी। उस शीशे की तरह से, शीशे को लेकर कई सारी कहानियाँ हैं कि उस वक्त शीशे का आविष्कार हुआ था या नहीं, या उस वक्त किस तरह उस समय शीशा देखा जाता होगा, मिरर का क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती होगी। लेकिन कहानी के मुताबिक जो पद्मावत, जिस महान किताब को लिखा, पद्मावत किताब का जिसमें जिक्र है रानी पद्मिनी की खूबसूरती का, जिसमें कहा जाता है वो पानी भी पीती तो गले से जाते हुए दिखता था, वो खूबसूरत रानी पद्मिनी उस दरवाजे पर खड़ी हुई और इस तरफ एक शीशा लगाकर इस तरह लगाया गया कि जब उन्होंने पानी में झांका तो उसकी छवि अलाउद्दीन को दिखाई दी। कहा जाता है कि छल और बल दोनों में माहिर था अलाउद्दीन खिलजी। उसकी यही महारत थी जिसकी वजह से उसका शासन दक्षिण भारत तक फैला था। जिन्होंने अधीनता स्वीकारी वो ठीक, जो विरोधी हैं उसे मिट्टी में मिला दो। ऐसा ही हमला हुआ था चित्तौड़गढ़ पर। छल के बल पर खिलजी ने रतन सिंह को शिकस्त दी थी। चित्तौड़ किले के हर एक हिस्से में आपको कोई ना कोई ऐसी कहानी जरूर मिल जाती है जो बलिदान और त्याग की कहानी होती है, जो बादशाहों के साथ लगातार चले संघर्ष में चित्तौड़ की लड़ाई का प्रतीक बनती है। हम इस वक्त इस तालाब के किनारे खड़े हैं जहां ये एक छोटी सी छतरी जो आपको इस समय खस्ता हाल दिखाई दे रही है, लेकिन यही वो छतरी है जो हिंदुस्तानी इतिहास में वीरता का पर्याय माने जाने वाले गोरा बादल की छतरी है। गोरा जो पद्मिनी का चाचा था, बादल उसका भतीजा। जिस वक्त अलाउद्दीन ने धोखे से राणा रतन सिंह को कैद किया था और उससे छुड़ा कर लाने के लिए जिस तरह की योजना बनी थी, उसमें गोरा बादल रानी पद्मिनी के साथ थे। और जब रानी पद्मिनी यानी जिस राणा रतन सिंह को पालकी में वापस भेजा गया, जो पूरी कहानी के मुताबिक जिस तरह पालकी में कहा गया अलाउद्दीन को कि खुद आना चाहती है रानी पद्मिनी, बदलने में आपको राणा रतन सिंह को छोड़ना होगा, और पालकियों में बैठकर राजपूत योद्धा साथ में कहारों के वेश में पहुँचे। और फिर जब राणा रतन सिंह को निकाल लिया गया, अलाउद्दीन को ये योजना समझ आई, तब तक देर हो चुकी थी। घुड़सवारों के साथ वापस लौटते हुए हमले का आदेश दिया गया, लेकिन गोरा बादल ने बहादुरी के साथ उन पूरे सैनिकों को रोक के रखा। और जब तक कि राणा रतन सिंह महल के अंदर दाखिल नहीं, किले के अंदर दाखिल नहीं हो गए, तब तक युद्ध करता रहा गोरा, और आखिर में गोरा शहीद हुआ। उसके बाद अंदर आने के बाद जब बादल से उसकी चाची ने पूछा, यानी गोरा की पत्नी ने पूछा कि आखिर गोरा कहाँ है और उसने लड़ाई किस तरह लड़ी, वो जानती थी कि लड़ाई में काम आया गोरा, लेकिन उसकी बहादुरी के किस्से को वो आखिरी बार सुनना चाहती थी। बादल ने वो पूरा किस्सा सुनाया और उसके बाद वो सती हो गई और बाद में बादल भी अगले युद्ध में घायल होकर मर गया। पद्मावत के मुताबिक खिलजी का फिर चित्तौड़गढ़ पर हमला होता है। जंग में रतन सिंह शहीद हो जाते हैं। इसके बाद किले में कुछ ऐसा होता है जिसके जिक्र मात्र से रूह कांप उठती है। बलिदान की वो गाथा जो अमर हो गई। रानी पद्मावती के साथ सैकड़ों वीरांगनाएं जौहर करती हैं, यानी सामूहिक आत्मदाह, आत्मसम्मान के लिए आत्मदाह। ये जौहर स्थल उसी वीरता का प्रतीक है। कहते हैं जौहर के निशान आज भी चित्तौड़गढ़ के किले में मौजूद हैं। इतिहास की वही कहानियाँ सदियों का सफ़र तय करती हैं, जिनमें त्याग बलिदान की वो कहानियाँ हों जो आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरणा देती रहें। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अगर आप घुसते हैं तो आपको ऐसी कहानियाँ जैसे हर तरफ मिलेंगी। इस पूरे किले की दीवारों में, इस किले की दीवारों में जो भी नींव है उन दीवारों की, उनमें बहादुरों की कहानियाँ छिपी हैं। और अगर हम इस वक्त इस महल में, इसके किले के बीचों बीच में एक मैदान में खड़े हैं, जिसको आपको इस तरह से अगर उसकी कहानी ना पता चले तो एक आम सा मैदान दिख रहा है, लेकिन ये वो मैदान है जो हिंदुस्तान की बहादुरी की परंपरा को कहीं सबसे सही शब्दों में कहता है तो वो ये जगह है, ये जौहर स्थल है। यहाँ हज़ारों छत्राणियों ने एक दो बार नहीं, तीन तीन बार यहाँ जौहर हुआ। और जौहर भी इसलिए ताकि आक्रमणकारियों से उन तमाम बच्चों की रक्षा, अपनी अस्तित्व की, अपनी अस्मिता की रक्षा की जा सके। यही वो मैदान है जिसको जौहर मैदान के तौर पर आज आप यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं। लेकिन इस मैदान का ज़र्रा ज़र्रा शायद महारानी पद्मिनी, महारानी कर्मावती और अकबर के समय हुए तीसरे शाखा यानी जौहर के इस जगह की कहानियाँ सुनाता है। इस जगह पहला जौहर अलाउद्दीन खिलजी
दूसरा मालवा के सुल्तान बहादुर शाह और तीसरा अकबर के समय हुआ, जब हज़ारों छत्राणियाँ अपने बच्चों को लेकर जलती हुई चिताओं में कूद गई। आज ये कहानियाँ आपको सिर्फ शायद कहानी हों, लेकिन इन्हीं कहानियों के सहारे इतिहास में वो परंपरा आज भी है जो ये कहती है कि अगर खड़ा होना हो तो अकेला शख्स भी, अकेला किला भी, अकेला स्टेट भी बड़े से बड़े बहादुरों को, बड़े से बड़े आक्रमणकारियों को कहीं भी रोक सकता है। और मेवाड़ की कहानी तो, चित्तौड़ की कहानी तो त्याग, बलिदान और स्वाभिमान की कहानी है। खिलजी एक और जंग तो जीत जाता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। वीरांगनाओं का जौहर उसकी जीत पर हावी होता है, ऐसा जौहर जो आज तक लोगों को बलिदान के लिए प्रेरित कर रहा है। यहाँ का पत्ता पत्ता हमारा नाम जानता है। बोलो महारानी पद्मावती की। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बारे में जो कुछ इतिहास में शोध कार्य किया गया है वो 4 ग्रंथों पर आधारित है। एक है ज़ियाउद्दीन बरानी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कोटियर था, दरबारी था, जिसने ये सारा कांड अपनी आंखों से देखा। वो उस समय चित्तौड़ में विद्यमान था जब ये पद्मावती कांड हुआ। एक तो उसका उल्लेख, उसकी विवरणी हमें प्राप्त होती है डिटेल में। दूसरी, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के 20 साल बाद एक मोरक्को से आया यात्री भारत आया जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने खिलजी के मरने के 20 साल बाद भारत आने पर भारत के इतिहास के ऊपर विस्तृत रूप से लिखा। और उस समय बहुत सारे लोग जिंदा थे जिन्होंने ये सारा काम देखा था। तो इब्न बतूता की पुस्तक को भी हम प्रमाणित मानते हैं, उसमें भी इसका उल्लेख आता है। तीसरा इसका शोध आधारित है जिससे आज कंट्रोवर्सी बनी है, वो है जायसी का पद्मावत। जायसी का पद्मावत लिखा गया था मुगल काल में, अलाउद्दीन खिलजी के मरने के 250 साल के बाद लिखा गया था। ये विरोध शायद शुरू में फायदा देता लगा, लेकिन बाद में इस विरोध ने गंभीर रूप धारण कर लिया और आज सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि इतिहास और फिक्शन के बीच में जो मान्यताएं हैं वो कहाँ ठहरती हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने शायद जो कहा उसको सब लोगों ने ध्यान से सुना होगा और इसको बॉलीवुड को भी याद रखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन,